ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन और रविवार का हमारा जो क्रम चलता है प्रति रविवार, तो उसी क्रम में फंगल इन्फेक्शन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, मार्गदर्शन हमारा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ तेरापंथ प्रोफेशनल फॉर्म नोएडा से रितु जी शामसुखा जुड़ी हुई है। मैं रितु जी आपसे निवेदन करूंगा, आप आज का कार्यक्रम प्रारंभ करें और ईशा जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। रितु जी शामसुखा। को मेरा भाव भरा वंदन, सादर जय जिनेंद्र। मुझे प्रसन्नता है मुझे अवसर मिला का परिचय कराने का, जो डॉक्टर्स फैमिली बैकग्राउंड से हैं। जी हाँ, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अग्रवाल, जो एमबीबीएस, डीडीवीएल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं लेजर एक्सपर्ट साइंस सेवाग्राम से वर्षों का एक्सपीरियंस, इनकी कुशलता का परिचय है। आप यूजिट ईएन जो कि लोकमत चौक नागपुर में स्थित है। आपका सेंटर अत्याधुनिक संसाधनों से लेस है। आपके पति डॉक्टर गौरव अग्रवाल एलर्जिस्ट हैं। आपके और अब हमारे बीच, इनके बीच अधिक समय न लेते हुए मैं आप सभी से गुजारिश करूं का जोरदार स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर ईशा अग्रवाल से हम सबका ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद रितु जी, आपने इतना अच्छा वर्णन दिया। तो मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो सबको जय जिनेंद्र। आज मैं ये टॉपिक लेने वाली हूँ फंगल इन्फेक्शन, जो कि इस मौसम में बहुत कॉमन होता है। तो इसमें हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर ईशा अग्रवाल है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट और लेजर एक्सपर्ट हूँ। एमबीबीएस मेरा एमजीएमएस सेवाग्राम से हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेवाग्राम से ही हुआ है। मेरा क्लिनिक क्यूटिस ईएनटी एंड लेजर सेंटर के नाम से है, जो कि लोकमत स्क्वायर में है, विजय भवन बिल्डिंग में। तो ज्यादा समय ना बिताते हुए मैं आपको कुछ शॉर्ट में आज ब्रीफ में समझाना चाहूंगी कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है। फंगल इन्फेक्शन मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, जो कि सबसे कॉमन सुपरफिशियल फंगल या फिर कॉर्पोरस मतलब कि शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है, और क्रूरिस मतलब कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी ये हो सकता है। बहुत सारे जो चीजें होती है, जैसे कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इसकी वजह से हैम्पर हो सकता है। तो इंडिया में ये सबसे कॉमन इन्फेक्शन माना जाता है, और इसका ट्रीटमेंट जो है या तो सिस्टमिक एंटीफंगल मतलब पेट में दवाई देनी होती है, और टॉपिकल मतलब कि क्रीम्स देके हम इसका इलाज कर सकते हैं। पर पिछले कुछ सालों में ऐसा समझ में आ रहा है कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जैसे कि कोविड में ऐसा हुआ कि लोग अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, तो वो लोग अपने आसपास के गांव में ट्रीटमेंट कराए हैं जनरल डॉक्टर से। तो उसमें क्या हो जाता है कि रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब अगर जो डॉक्टर हमें दवाई दे, जो डर्मेटोलॉजिस्ट प्रॉपर दवाई गाइड कर सकते हैं, वो एक जनरल डॉक्टर नहीं दे सकता है, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट को प्रॉपर पता होता है कि कौन से इसमें क्या देना चाहिए। तो इसकी वजह से ये रिकैल्सिट्रेंट हो जाता है, मतलब कि जो दवाई एक्चुअली काम करनी चाहिए वो दवाई इस पे काम नहीं करती है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम वर्सन हो गया है, मतलब खराब हो गया है। उसकी वजह से जैसे कॉम्बिनेशन
क्रीम्स देने पड़ते हैं, कुछ हद तक हमें एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो, या फिर स्टेरॉइड आपने सुना होगा, कई बार कुछ 8-10 दिन 15 दिन के लिए हमें स्टेरॉइड देना पड़ता है। और बहुत से लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, मतलब कि फार्मेसी में चले गए, उनको शर्म आती है कि हम कैसे बताएं डॉक्टर को, तो उसके लिए वो लोग फार्मेसी से एक कोई क्रीम उठा लेते हैं, मेडिकल वाला उनको दे देता है, उसकी वजह से भी ये बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये अपना स्किन लेयर होता है जो केराटिन रिच होता है, और ये फंगस होता है, बेसिकली फंगस में ये सब चीजें होती है, और ये फंगस जो है ये यहाँ पे केराटिन वॉल से चिपक जाता है, जिसकी वजह से ये नीचे का जो स्किन है इसमें जैसे इचिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, और ये फंगस जो है ये स्किन का लेयर पूरा खा लेता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बढ़ते जाता है। अभी करंट सिनेरियो ये बताता है कि इंडिया में फंगल इन्फेक्शन जो है ये काफी साल से चलता आ रहा है, और इसकी वजह से घर में भी एक दूसरे को फैलने की क्षमता है। अगर हम एक साथ रहते हैं, एक साथ कपड़े वॉश करते हैं, तो ये एक से दूसरे को फैलता भी है। और बेसिकली एक ये टीनिया मेंटाग्रोफाइट्स करके एक ऑर्गेनिज्म होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ये कोई टेस्ट करने के बाद ही ये उसमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, और फिर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बट वही रेजिस्टेंस जो है वो बना रहता है। अब इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली किस वजह से रेजिस्टेंस होता है, जैसे पेशेंट फैक्टर्स होते हैं और ट्रीटमेंट फैक्टर्स होते हैं। मतलब कुछ चीजें जो है वो पेशेंट की तौर पे होता है जो वो गलत करते हैं या सही नहीं करते, कुछ चीजें जो है डॉक्टर को समझनी पड़ती है, जैसे कि स्टेरॉइड एंड इरेशनल कॉम्बिनेशन ऑफ यूज ऑफ क्रीम्स बाय द पेशेंट्स। मतलब वही मैंने बताया कि फार्मेसी में जाएंगे तो आपको कोई कॉम्बिनेशन क्रीम दिया जाता है जिसमें एंटी फंगल क्रीम होता है, स्टेरॉइड भी होता है, एंटीबायोटिक भी होता है, तो उससे क्या होता है टेम्पररी रिलीफ तो मिल जाता है लेकिन जड़ से खत्म नहीं होता है। उसके बाद हिडन साइट्स में अगर ये प्राइवेट पार्ट्स में है और इसका बराबर से हम सोचते हैं कि चलो गर्मी की वजह से हो रहा है, लेकिन ये शुरुआत ही वहीं से होती है और फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में फैलता है। ओवर क्राउडिंग, जैसे कि ज्यादातर जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं जिनके यहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, एक ही घर में काफी सारे लोग हैं, उनकी वजह से भी होता है। और ऑक्लूसिव क्लोथिंग, मतलब कि अगर ह्यूमिड वेदर है और हम बहुत टाइट कपड़े पहन रहे हैं जो कि पसीना सोख नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन फैलता है। ट्रीटमेंट फैक्टर में नॉन कंप्लायंस, मतलब कि पेशेंट पहले से कहीं से कुछ दवाई खा के आ रहा है और डॉक्टर अगर वही दवाई दे रहा है और उसमें कुछ चेंज नहीं है। नॉर्मली ये ऐसा होता है कि जनरल प्रैक्टिशनर या कोई बेसिक फिजिशियन के पास से पेशेंट दवाई खाता रहता है तो उतने टाइम तक आराम मिलता है, फिर पेशेंट आता है हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट के पास तो बोलता है मैडम हम तो ये दवाई खा ही रहते लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तो डॉक्टर को देखना है कि उसके कंप्लायंस क्या है, कौन सी दवाई देनी चाहिए। पुअर पेनिट्रेशन ऑफ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, आपने बहुत सुना होगा आजकल की इट्राकोनाजोल, लुलिकोनाजोल, ये सब चीजें डॉक्टर नॉर्मली जनरल डॉक्टर देते हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट की ड्रग्स होते हैं, बट उसमें भी आगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जानने के लिए कि कौन से टॉपिकल ट्रीटमेंट, मतलब कौन से क्रीम लोशन देना चाहिए उस पैचेस के लिए। उसके बाद इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, प्रीवियस यूज ऑफ इनएडिक्वेट एंड बायोएबिलिटी, मतलब कि अगर पेशेंट पहले से खा रहा है, नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आदत होती है कि अगर डॉक्टर ने 10 दिन की दवाई लिखी है तो हम 5 ही दिन की दवाई खा लेते हैं ये सोच के मेरा तो ठीक हो गया, तो ये इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट हो जाता है। डोजिंग और ड्यूरेशन भी मैटर करता है। अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि इतना दिन लेना है और इतने दिन के बाद आना है तो उसमें कुछ पॉइंट है, इसीलिए डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आना है। पॉलीफार्मेसी, मतलब कि आज ये डॉक्टर के पास आराम नहीं आया तो दूसरे के पास चले गए, फिर तीसरे के पास चले गए। स्किन इन्फेक्शन जो होता है, फंगल इन्फेक्शन, इसको कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम चाहिए आपको डॉक्टर। जब आप इतनी जगह से, नॉर्मली लोग 4 से 5 साल पहले से खाते आ रहे होते हैं और फिर एकदम से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आके वो चाहते हैं कि सब एकदम ठीक हो जाए, तो थोड़ा टाइम देना पड़ता है। इसमें डॉक्टर चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। कोमॉर्बिड कंडीशंस, मतलब अगर साथ में डायबिटीज है, बीपी है, अगर पेशेंट बेड रिडन है, नहीं नहा पा रहा है, कुछ पैरालिसिस है,
तो घर के लोगों को भी देखना है कि पेशेंट की हाइजीनिक कंडीशंस अच्छे से रहनी चाहिए। तो ये सब मैटर करता है, ट्रीटमेंट फैक्टर भी करता है और पेशेंट की तरफ से भी मैटर करता है। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रॉपर डायग्नोसिस। फंगल इन्फेक्शन तो हम घर में भी डायग्नोस कर लेते हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स एमबीबीएस किए हुए हैं सब लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आता है दवाई का कि आजकल कौन सी दवाई मेडिकेशन देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो प्रॉपर डायग्नोसिस आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही देगा जो कि बोर्ड सर्टिफाइड है, एमबीबीएस हुआ हो, डीडीवीएल, एमडी जो भी है, प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट देगा। उसके बाद एप्रोप्रिएट, उसके बाद फैमिली स्क्रीनिंग आता है। ये फंगल इन्फेक्शन जो है ये नॉर्मली स्प्रेड होता है, फैमिली में एक से दूसरे को होगा, 2 से 4 को होगा, और ओवर क्राउडिंग रहेगा तो होगा ही होगा, कपड़े साथ में वॉश करने से होगा। तो ये भी देखना है, अगर पेशेंट मेरे पास आता है तो मुझे देखना है कि अगर फैमिली में और भी लोगों को है तो हमें उस हिसाब से उनको गाइडेंस देना है। दूसरा, प्रॉपर ड्रग डोज एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कैसे दवाई लेनी है। अगर पेशेंट कोमॉर्बिड है, मतलब अगर उसको शुगर है या बीपी है या कुछ और तकलीफ है, तो हमें देखना है कि उसके पैरामीटर्स सब नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि जो भी दवाई हम लेते हैं वो अपने लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है। तो कई बारी जो कोमॉर्बिड स्टेट होता है, जैसे कि कोई बहुत एजेड लोग हैं, अगर उनको बीपी, शुगर, कोई किसी को हार्ट की तकलीफ है, तो कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन से डोज में देनी चाहिए, क्या वो पेशेंट के लिए सेफ है। और अगर क्रीम देते हैं तो वेदर टाइप देख के हमें क्रीम देना होता है। अगर ह्यूमिड वेदर है तो अगर हम क्रीम देंगे तो चिपचिपाहट हो जाएगी, लोशन देंगे तो स्प्रेडेबिलिटी रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीजें रहती है प्रॉपर ड्रग डोज एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन में। एप्रोप्रिएट टॉपिकल ड्रग, मतलब कि बहुत सारे दवाई है इसमें फंगल इन्फेक्शन के लिए, लेकिन कैसा रहता है, हर दवाई का एक मैकेनिज्म होता है, एक पाथवे होता है कि अगर ये दवाई इस पाथवे पे एक्ट करेगी तो सेम उसी दवाई हम क्रीम में नहीं देना होता है। उसका सिनर्जिस्टिक बोलते हैं उसको, मतलब इस ड्रग के साथ ये दवाई काम करेगी, ऐसा हमें देख के उसको देना होता है। प्रॉपर ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, अभी लोग सालों साल दवाई खाते आ रहे होते हैं और जब आते हैं तो बोलते हैं मैडम हम तो 4-5 साल से दवाई खा रहे हैं, हमें कोई भी आराम नहीं मिल रहा है। तो मेरा बेसिक एम ये रहता है कि कम से कम अगर पेशेंट 4 साल से दवाई खा रहा है तो आप अगर स्पेशलिस्ट के पास आ रहे हैं तो स्पेशलिस्ट को 3 से 6 महीने का टाइम चाहिए होता है, तभी वो जज कर पाएगा कि ये जड़ से जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करता है। अगर पेशेंट दूर का पेशेंट है तो हम 1 महीने की दवाई देते हैं, अगर पेशेंट पास का है तो हम 1 हफ्ते की दे सकते हैं, क्योंकि दवाइयां भी महंगी आती है, कोई भी दवाई सस्ती नहीं आती। स्क्रीन फॉर फैक्टर्स ऑफ फॉर कॉम्प्रोमाइजिंग इम्यूनिटी, मतलब कि अगर पेशेंट को शुगर है तो जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनका शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि शुगर वाले जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको स्किन इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। दूसरी बात कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट है, अगर वो दवाई जो मैं दे रही हूँ वो हार्ट के पेशेंट के लिए चलेगी नहीं चलेगी, तो इसलिए हमें बाकी सब फैक्टर्स भी स्क्रीन करने होते हैं कि ये पेशेंट को कुछ और कोमॉर्बिड स्टेट है कि नहीं। एप्रोप्रिएट सिस्टमिक ड्रग, मतलब पेट से खाने वाली दवाई, अगर हम दवाई बहुत स्ट्रांग दे दिए पहली बारी में, अगर पेशेंट को तकलीफ हो गई तो वो भी हमें ध्यान देना होता है। हालांकि अभी मार्केट में सुपर बायो अवेलेबल करके फॉर्म्स आए हैं जो कि आपके जो एसिडिटी लेवल्स है उसको मैटर नहीं करते हैं, लेकिन उसको कभी भी ले सकते हैं, खाने के पहले भी खाने के बाद भी। तो ये सब चीजें आजकल बहुत एडवांस हो गई। स्ट्रेस, आजकल मैं तो कहूंगी कि 95% जो चीजें हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती है। अगर हम ये सोचे कि मुझे क्या बीमारी हो गई है, ये ठीक होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, क्योंकि आजकल सब चीज के स्पेशलिस्ट आ गए हैं। तो स्ट्रेस बहुत मैटर करता है। और फंगल इन्फेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इचिंग होता है, खुजली होती है। तो खुजली इतनी ज्यादा होती है कि कई बारी अपने वर्क प्लेस में, अपने रूटीन में भी डिस्टर्ब होता है, तो उसकी वजह से भी लोग स्ट्रेस लेते हैं। लोग कई सालों साल दवाई खाते होते हैं और दवाइयां महंगी होती है, उस चीज का भी स्ट्रेस होता है। तो ऐसा नहीं है, अपने पास सब टाइप की, सब रेंज की दवाइयां अवेलेबल है जिससे पेशेंट को स्ट्रेस भी ना आए। और कॉम्बिनेशन थेरेपी, मतलब कि
अगर मान लीजिए कि एक कोई मेडिसिन नहीं काम कर रही है तो हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी देनी होती है, जिसमें कि 2 3 4 चीजें एक साथ देनी होती है। डायग्नोसिस मतलब कि इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अभी नॉर्मली जो होता है इसको 10% KOH माउंट होता है, जो कि हम माइक्रोस्कोप में अगर जिसको भी फंगल इन्फेक्शन है उसका जो नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, राउंड पैचेस आते हैं, उसके ऊपर हल्का पपड़ी निकले जैसा होता है, तो उसको स्किन स्क्रैपिंग्स बोलते हैं। तो ये स्किन स्क्रैपिंग्स हम लेते हैं और इसको स्लाइड पे लेके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं और कौन से टाइप का फंगस है, पर्टिकुलर फंगस के टाइप्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ मेडिसिन एक्ट करते हैं, तो उसको हम 10% KOH माउंट बोलते हैं। बट नॉर्मल क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इसको नहीं अपनाते हैं, क्योंकि पेशेंट को लैब में जाना होता है और फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन चीज है, तो स्पेशलिस्ट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को देखते ही समझ में आ जाता है कि कौन सी दवाई देनी चाहिए और कौन सी दवाई काम करेगी। अगर ऐसा होता है कि बहुत मान लीजिए कि 2 महीने 4 महीने 6 महीने मेडिसिन खाने के बाद भी अगर नहीं आराम आ रहा है थोड़ा सा भी, तो फिर हम इस टेस्ट को करते हैं कि देखने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा कीटाणु है जो जिसके ऊपर हम कौन सी दवाई दे सकते हैं। मैनेजमेंट में जनरल मेजर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हम अभी कोविड एरा में देखते हैं पर्सनल हाइजीन। सबसे पहले हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हैंड वॉश करना है, नहाते समय अपना टॉवल साबुन सब अलग रखना है। अगर आपके घर में मान लीजिए एक से दूसरे को फैल रहा है तो कपड़े अपने वॉश अलग से करने हैं। डेटॉल सैवलॉन का यूज नहीं करना है। कपड़े वॉश करके अच्छे से उसको सुखा के धूप में आपको प्रेस करके पहनना है। तो फैब्रिक भी आपको सिंथेटिक या रेयॉन या ये सब नहीं यूज करना है। अभी जैसे ह्यूमिड वेदर है तो मोस्टली कॉटन फैब्रिक ही यूज करना है। अवॉइड शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स, सोप एंड लिनन। वही जो मैंने बताया कि एक दूसरे के कपड़े शेयर नहीं करना, अपना सोप भी अलग रखना है, जो भी अपनी पर्सनल यूज की चीजें हैं वो सब अलग रखनी है। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि हम जो कपड़े पहनते हैं और अगर हमें फंगल इन्फेक्शन है तो जो हमारे कपड़ों में वो इन्फेक्शन लग जाता है। और जैसे कि हम जीन्स पहनते हैं या मान लीजिए बहुत मोटे कपड़े का पैंट पहनते हैं तो उसमें वो कीटाणु आ जाते हैं। और मोस्टली जीन्स जो है हम इतना फ्रीक्वेंटली वॉश नहीं करते, बट बाकी जो कपड़े हम नॉर्मली पहनते हैं वो हम डेली बेसिस पे वॉश करते हैं, तो दोबारा से वही कपड़े पहनने से वो कीटाणु फिर से उसी में रहते हैं, उसकी सिलाई में रहते हैं, तो वो हमारा इन्फेक्शन फिर से बढ़ जाता है। तो इसलिए इस वेदर में नॉर्मली कॉटन क्लोथ्स ही प्रेफर करना है। क्लीनिंग एंड मॉपिंग ऑफ हाउस, ये तो सभी को पता है कि जितना घर भी साफ रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। अवॉइड सिंथेटिक एंड टाइट क्लोथिंग, वही जो जैसे मैंने बताया कि टाइट क्लोथिंग नहीं पहनना है, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहनना है, कॉटन क्लोथ्स पहनना है, और जो अपना पसीना सोख करे वो कपड़े हमें पहनने हैं। कंट्रोलिंग कोमॉर्बिडिटीज, कोमॉर्बिडिटीज मतलब वही अगर आपको शुगर है तो शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए, अगर कोई हार्ट की तकलीफ है, अस्थमा है, तो वो सब चीजों के मेडिकेशन आपके प्रॉपरली कंट्रोल में होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुगर। अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है तो फंगल इन्फेक्शन के लिए हम कितनी भी दवाई दे देंगे तो वो उतने हद तक काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि शुगर की वजह से स्किन इश्यूज, इचिंग, ये सब चीजें एग्रेवेट होती है बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने से। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा शुगर लेवल्स कंट्रोल होना चाहिए अगर डायबिटिक पेशेंट है तो। जनरल गाइडलाइंस जो है वो बताते हैं कि जैसे कि किस किस चीजों में हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि चॉइस ऑफ एंटी फंगल, अगर हम कोई क्रीम लेते हैं तो उसमें उसकी वो क्रीम की क्या प्रॉपर्टीज है, किस बेसिस पे हमें उसको देना है। अगर वो क्रीम, हिस्ट्री ऑफ प्रायर एक्सपोजर टू एंटी फंगल, अगर वो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं और वो पहले ही से वो दवाई खा रहे हैं और फिर से अगर मैं वो दवाई दूं तो वो बात नहीं बनेगी। तो इसलिए हमें हिस्ट्री लेना जरूरी है कि पेशेंट ने पहले क्या दवाई दी है। नॉर्मली आज के एरा में पेशेंट एंटी फंगल ट्रीटमेंट खा के ही आता है, या तो खुद से खाते हैं या तो किसी डॉक्टर को दिखा के आते हैं। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें उसको कौन से मेडिसिन देना है। द साइट एंड एक्सटेंट ऑफ द लीजन, अगर छोटा सा पैच है
तो उसमें बहुत ज्यादा दवाई देने की जरूरत नहीं है पेट में खाने की, हम एक क्रीम से भी बात चला सकते हैं। पर अगर एक्सटेंसिव है, अगर मान लीजिए कि आपके प्राइवेट पार्ट्स में है, बगल में है, शरीर में है, ये कहीं पे भी हो सकता है, सिर में भी हो सकता है, चेहरे पे भी हो सकता है, तो उसमें डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा है तो हमें उसके हिसाब से दवाई देनी होती है। स्किन एरिया इन्वॉल्व मतलब कि एंड द एज ऑफ द पेशेंट, एज भी मैटर करता है, एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 60-70 ईयर्स के हैं, बट अगर उनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, मान लीजिए शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉर्मल है, तो हम उसके उनके हिसाब से उनको हमारे हिसाब से मेडिसिन दे सकते हैं। पर अगर एज भी ज्यादा है और अगर उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, ऑलरेडी पेशेंट बहुत सारे मेडिकेशन पे है, तो हमें वो चीजें भी ध्यान में रखनी है कि कौन सा क्रीम देना है, कौन सी दवाइयां देनी है, जिसकी वजह से पेशेंट को साइड इफेक्ट ना हो। नेव एंड रिकैल्सिट्रेंट टीनिया पेडिस केसेस टू बी ट्रीटेड एम्पेरिकली विद कॉम्बिनेशन, मतलब जो ये टीनिया पेडिस, पेडिस मतलब पैर, तो ये जो उंगलियों के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन होता है, ये नॉर्मली क्यों होता है? जैसे जो लोग डेली शूज पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं और जिनके 8 या 10 घंटे शूज में पैर रहते हैं और पसीना ज्यादा आता है, तो उन लोगों को हमें नॉर्मली इस जगहों के लिए हम क्रीम नहीं देते, लोशन देते हैं, क्योंकि ये फोल्ड्स में क्रीम ऑलरेडी चिपचिपाहट होता है, तो इसलिए उसके हिसाब से। तो ये जो पैर वाला फंगल इन्फेक्शन होता है, इसको हमें ध्यान देना होता है। इसमें नॉर्मली हम पाउडर भी देते हैं, क्योंकि अगर जिनका ऑक्यूपेशन है, जिनको शूज पहनना जरूरी है, तो उसमें हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर है तो उतने टाइम के लिए हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। टीनिया क्रूरिस एंड कॉर्पोरिस, मतलब क्रूरिस मतलब जांघों में और कॉर्पोरिस मतलब शरीर में कहीं पे भी, इनको भी हम कई बारी, अगर मान लीजिए छोटा मोटा पैच है, तो हम सादा क्रीम देके भी इसको कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, अगर एक ही पैच है तो हम अननेसेसरी उसको पेट में खाने की दवाई नहीं देंगे, क्रीम से ही बात बन जाएगी। पर अगर एक्सटेंसिव है, जैसे कि मान लीजिए शरीर में हर पार्ट में है, बहुत जगह फैल रहा है, पेशेंट पहले से दवाई खा के आया हुआ है लेकिन वो दवाई काम नहीं कर रही है, तो हमें उनको सिस्टमिक एंटी फंगल के साथ हमें उनको क्रीम भी देना पड़ता है, मतलब पेट में दवाई खाने के साथ साथ लगाने का क्रीम भी हमें देना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है। अगर फंगल इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन है तो हमें कई बार एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, कई बार बहुत हायर एंटी फंगल मतलब हायर पेट में खाने की दवाई भी देनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल, इन सब चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। और ट्रीटमेंट कम से कम शुरू में तो भी शुरुआत करते हुए 2 हफ्ते का ट्रीटमेंट तो हम देते ही है, बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इट्राकोनाजोल, ललीकोनाजोल, इनकी सबसे हाईएस्ट सेंसिटिविटी होती है और नॉर्मली पेशेंट ये मेडिसिन खा के आते हैं जनरल प्रैक्टिशनर के पास, बट डोजेस इनके इनसफिशिएंट होते हैं, तो पेशेंट के जो पैचेस होते हैं वो पूरी तरीके से नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ राहत मिलती है, तो वो सब चीजें करनी पड़ती है। A higher dose of systemic antifungals can be given in non-responding, मतलब अगर मान लीजिए कि वो ये सब चीजें खा के आए हुए हैं और तब भी दवाई काम नहीं कर रही है, तो हमें उसका हायर डोज भी देना पड़ सकता है। मिनिमम ड्यूरेशन 2 से 4 हफ्ते का होता है अगर एक्सटेंसिव है, और अगर मान लीजिए रिकैल्सिट्रेंट है, मतलब कि पेशेंट ऑलरेडी 4 जगह से दवाई खा के आया हुआ है, तो 4 हफ्ते मतलब 1 महीने के ऊपर, ये मान लीजिए कि कम से कम 3 महीना तो भी कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। और एट द मैक्स हम 6 मंथ्स बताते हैं, बट 6 मंथ्स के बाद भी कुछ चीजें जैसे पाउडर हो गया या लोशन हो गया, हाइजीन मेंटेन करना, ये सब चीजें हमें देना होता है। Abrupt withdrawal of topical corticosteroids should be practiced in tinea incognito with itraconazole for minimum duration of 4 to 6 weeks. Tinea incognito मतलब tinea मतलब फंगस, इनकॉग्निटो मतलब कि जैसे कि हमने कोई स्टेरॉइड क्रीम लगा रहे हैं और स्टेरॉइड लगाने की वजह से फंगल इन्फेक्शन जो है टेम्पररी कम होता है, लेकिन जो बाद में हम ये क्रीम स्टेरॉइड क्रीम लगाना छोड़ देते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे कि बेटनोवेट, क्लॉबजी या क्वाड्रीडम या पैंडम, ये सब चीजों में स्टेरॉइड होता है। तो नॉर्मली आप कभी मेडिकल की शॉप में जाओगे और बोलोगे कि भैया मुझे ना दाद हो गई है,
तो वो आपको यही सब ट्यूब पकड़ाएंगे वो। और आजकल जमाना आ गया है कि थोड़ा मेडिकल फार्मेसी वाले हायर दवाई भी देते हैं, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। तो ये स्टेरॉइड क्रीम यूज करने की वजह से आपको इचिंग में या रेडनेस में टेम्पररी रिलीफ मिलेगी, लेकिन पूरा जड़ से आपका फंगल इन्फेक्शन नहीं जाएगा। तो इन सब चीजों में, जैसे मान लीजिए आप बहुत टाइम से बेटनोवेट लगाते आ रहे हैं और आपको आराम मिल रहा है, लेकिन उस जगह की चमड़ी पतली हो जाएगी, लालपन आ जाएगा, आपकी वेन्स दिखाई देगी, तो ये क्रीम अगर हम एकदम से बंद कर देंगे तो आपका फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि आप डॉक्टर के पास गए हो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, लेकिन आप बेटनोवेट लगा रहे हो, तब भी डॉक्टर बोलेगा कि नहीं आप कुछ टाइम इसको लगाते रहिए और साथ में ये भी करिए। तो फिर धीरे धीरे जो स्टेरॉइड है हम विड्रॉ कर देते हैं, ताकि आपको वो स्टेरॉइड की आदत हुई रहती है, स्किन को स्टेरॉइड की आदत हो गई रहती है। तो एकदम से अगर हम कोई चीज छोड़ देंगे तो जो चीज पे असर आ रहा है उसका फ्लेयर अप हो जाता है। इसलिए इसको टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं। और उसमें हमें कम से कम 2 से 3 महीने का टाइम चाहिए होता है कि नॉर्मल एंटी फंगल क्रीम पे ये एक्ट करे। और टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड का जो यूज है वो बिल्कुल भी डिस्करेज करना चाहिए। अगर आपको बिल्कुल भी मतलब मेडिकल की दुकान पे जाके बिल्कुल भी क्रीम नहीं मांगना है कि भैया मुझे ऐसा हो गया आप एक क्रीम दे दीजिए, उसमें स्टेरॉइड रहेगा ही, तो वो चीज आपको नहीं करनी है। एडजुवेंट थेरेपीज लाइक मतलब एंटीहिस्टामिन, मतलब खुजली है तो हम खुजली का देंगे, अगर किसी का स्किन बहुत ड्राई हो रहा है तो मॉइस्चराइजर भी देना पड़ता है। सैलिसिलिक एसिड जो है ये सिर्फ आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ये आपको कोई दूसरा डॉक्टर नहीं देगा। बट वो बहुत बाद की बात है। अगर मान लीजिए कि आप कंटिन्यू स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चमड़ी पतली भी हो गई है, काली भी हो गई है, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, तब ये सैलिसिलिक एसिड का रोल आता है। उसमें आपको स्पेशलिस्ट ही आपको इसकी मदद करेगा। इसके बाद अगर आप मान लीजिए 1-2 साल तक दवाई खा रहे हैं तो उसमें बेसिक लिवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि अपनी कोई भी दवाई जो हम लेते हैं वो सबसे पहले लिवर में मेटाबोलाइज होती है, मतलब लिवर में उसका ब्रेकडाउन होता है, और फिर वहां से सारे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होती है थ्रू ब्लड स्ट्रीम। तो इसलिए पीरियोडिक मॉनिटरिंग ऑफ लिवर फंक्शन टेस्ट बहुत जरूरी है, एंड वो भी एल्डरली में। बहुत यंग पेशेंट है, उसको कोई और बीमारी नहीं है या शुगर बीपी थायराइड नहीं है, कुछ तकलीफ नहीं है, तो नॉर्मली हम नहीं करते हैं टेस्ट। लेकिन अगर हमें पता है कि इसका फंगल इन्फेक्शन बहुत एक्सटेंसिव है और इसको 6 महीने तक दवाई चलानी हो, तो हम इसका बेसलाइन टेस्ट कराते हैं लिवर का। Empiric therapy of choice in pediatric age group will be topical antifungal systemic agents fluconazole terbinafine for relief। जैसे कि छोटे बच्चे हो गए, छोटे बच्चों में भी फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि मदर को हो गया है और बच्चा छोटा है, 2 साल के नीचे है या 6 महीने का है या 2 महीने का है, तो उसमें हम पेट में खाने के लिए दवाई नहीं देते हैं। हम एक सादा लोशन या क्रीम जो भी बच्चे के एज ग्रुप के लिए सूटेबल रहता है और जो सेफ है वो ही हम देंगे। उसमें अगर मदर को भी है तो कुछ दवाई मदर के मिल्क के थ्रू बच्चों को जो भी जाती है, तो हमें वो भी ध्यान रखना होता है कि कौन सी दवाई सेफ है। तो उसमें कुछ 2-3 दवाइयां होती है जो सेफ होती है, तो हम वही दवाई मदर को भी देते हैं। और अगर इचिंग भी है तो मिल्क के थ्रू बहुत सारी चीजें बच्चे को ट्रांसफर हो सकती है। अगर हमने खुजली के लिए बहुत स्ट्रांग दवाई दे दी, उससे कई बार नींद ज्यादा आती है तो बच्चा भी सो सकता है, तो हमें वो सब चीजें देखनी होती है। और अगर मान लीजिए कि बच्चे को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है और सादा क्रीम या लोशन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में हमें उनको सिरप भी देने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये बेसिक चार्ट है कुछ ड्रग्स का जो हम देते हैं। ये कुछ क्रीम्स है, जैसे आपने सुना होगा क्लोट्राइमाजोल, कैंडिड क्रीम, लुलिकोनाजोल, ये सब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और MIC है। ये इट्राकोनाजोल टर्बिनाफिन जो हम नॉर्मली देते हैं। उसके बाद अभी आजकल नया आया है जिसको बोलते हैं सुपर बायो अवेलेबल, मतलब कि उसके एक्स्ट्रा एडवांटेजेस होते हैं, उसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और उसको सुपर बायो अवेलेबल बोलते हैं, जिसमें कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर डिसोल्यूशन। मतलब कि पहले कोई दवाई हम इट्राकोनाजोल जो कन्वेंशनल बोलते हैं, जो रूटीन वाला, अगर उसमें देते हैं तो उसकी दवाई के एब्जॉर्प्शन के लिए हम नॉर्मली बोलते हैं कि आप या तो एसिडिक मतलब कि उसके साथ नींबू पानी लीजिए,
या फिर सोडा लीजिए, तो उसका जरूरत होती है। लेकिन अभी जो सुपर बायो अवेलेबल फॉर्म हो गए हैं उसके लिए अपने पेट में एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं होती है। आप कभी भी ले सकते हैं, खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, वो अपनी दवाई अपने हिसाब से बराबर काम करेगी। इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी मतलब वही कि वो दवाई में जो पेलेट्स होते हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे, इरिस्पेक्टिव आपका एसिडिक एनवायरनमेंट है या नहीं है। उसका कोई भी किसी और दवाई के साथ इंटरेक्शन नहीं होता है। आपको हार्ट का दवाई है, बीपी है, शुगर है, कोई और दवाई चल रही है, तो इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा, ना खाने के साथ ना दवाई के साथ। नो इंटरेक्शन विद गैस्ट्रिक एसिड लोअरिंग एजेंट्स। जैसे हम बोलते हैं कि सर मैडम हमें ये दवाई खाने से एसिडिटी बढ़ गई, तो ये सुपर बायोअवेलेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो ये सब चीजें जो आजकल हायर आ गई है, इनके सबके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, और ये हम लंबे समय तक भी दे तो लिवर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट हाँ, डेफिनेटली थोड़ा ध्यान देके देखना होता है कि 3 महीना देना है, 6 महीना देना है, कैसे करना है, ये सब चीजें तब भी ध्यान में रखनी पड़ती। स्पेशल सिनेरियो मतलब अगर प्रेगनेंसी है, मदर दूध पिला रही है, तो उसमें नॉर्मली हम पेट में खाने वाली दवाई नहीं देते हैं, जैसे कि क्रीम देते हैं, लोशन देते हैं, कुछ साबुन भी देते हैं, पाउडर भी देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चे को भी सेफ्टी प्रोफाइल रहता है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में से जो वैसे तो जो क्रीम लगाने वाली क्रीम है वो तो ब्रेस्ट मिल्क में से वो इतना एब्जॉर्प्शन उसका नहीं होता है, बट हाँ डेफिनेटली अगर हम खाने वाली देते हैं तो होता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी में भी अगर हो जाता है तो हम सिर्फ क्रीम या लोशन देते हैं लगाने के लिए। छोटे बच्चों में जैसे कि अगर छोटा सा पैच है तो हम सिर्फ क्रीम देंगे, बट फ्लूकोनाजोल नाम की दवाई होती है, वो 2 साल के नीचे 2 साल के ऊपर भी दे सकते हैं। और बाकी कुछ है, टर्बिनाफिन है, इट्राकोनाजोल है, इसके सिरप भी आते हैं, तो ये भी हम बच्चों को दे सकते हैं, बट अगर जरूरत हो, बहुत एक्सटेंसिव है तो ही। एल्डरली पेशेंट्स, एल्डरली पर्सन्स इन दोज विद सिस्टमिक डिसऑर्डर मतलब कि शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट की, बिफोर इनिशिएटिंग systemic treatment in elderly patients, particularly those with comorbidity, changes in pharmacokinetics and drug interactions should be considered. अगर 60 साल के ऊपर है, उनको बहुत सारी तकलीफ है, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट का है, अस्थमा है, तो हमें देखना होगा पहले कि ये दवाई अगर हम जो दवाई दे रहे हैं उसका कहीं इंटरेक्शन तो नहीं है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर वो एल्डरली है, उनको इतना एक्सटेंसिव नहीं है, तो उसके हिसाब से हम दे सकते हैं, लेकिन हाँ पूरा स्क्रीनिंग करना जरूरी है। उसके बाद में पेशेंट्स विद हेपेटिक और रीनल डिसफंक्शन ऑन सिस्टमिक एंटीफंगल शुड अंडरगो एप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मॉनिटरिंग। मतलब कि अगर किसी को लिवर फंक्शन अगर उसका ठीक नहीं है या रीनल डिसफंक्शन है, किडनी का प्रॉब्लम है, और उसको हम पेट में खाने की दवाई दे रहे हैं, जैसे कि इट्राकोनाजोल दे रहे हैं जो थोड़ा हायर एंटीफंगल में आता है, तो हमें उनके टेस्ट करने जरूरी है, स्क्रीनिंग करना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो भी दवाई है वो लिवर में मेटाबोलाइज होती है, तो इसलिए लेबोरेटरी टेस्ट जरूरी है। वैसे सबसे सेफेस्ट होता है फ्लूकोनाजोल, जिसमें हम लिवर फंक्शन मॉनिटर करना इतना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उसका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज्यादा होता है। और इट्राकोनाजोल जो है वो कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन है रीनल डिसफंक्शन, क्योंकि बहुत सी दवाई जो है, जैसे कोई किडनी का पेशेंट है जिसको किडनी डायलिसिस चालू है बट उसको फंगल इन्फेक्शन है, तो हमें वो भी चेक करना होता है कि ये दवाई किडनी पे एक्ट करेगी, ठीक से करेगी नहीं करेगी, तो बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। इन पेशेंट्स विद कार्डियक इलनेस, अगर हार्ट की तकलीफ है तो हम इट्राकोनाजोल नहीं देंगे। जो मैं आपको बोल रही थी कि हार्ट की तकलीफ भी जरूरी है जानना, तो उसमें टर्बिनाफिन नाम की दवाई होती है, वो हम प्रेफर करते हैं। एडहेरेंस टू थेरेपी इज द की टू फाइटिंग फंगल इन्फेक्शंस। अगर आप को डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने दवाई लेना है, तो आपको वो फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको बीच में से छोड़ देंगे तो वो चीज पूरी तरीके से ठीक नहीं होगी। उसको एडहेरेंस मतलब कि आपको ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखना है। जैसे कि इन फंगल इन्फेक्शन फॉर टॉपिकल ट्रीटमेंट मेजरिंग एडहेरेंस हैज पोज्ड अ पर्टिकुलर चैलेंज। मतलब कि हम गोली खाते हैं लेकिन हम क्रीम नहीं लगाते हैं, ये सोच के कि गोली से तो ठीक हो ही रहा है, बट जो चीजें डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी है वो दोनों भी करेंगे, तभी आपको दोनों चीजें दी है, खाने के लिए भी, लगाने के लिए भी, पाउडर भी, साबुन भी, और जो भी मेजर्स बताए हैं,
तो ये कभी हम बोलते हैं हमें क्रीम लगाना है, गोली खाना नहीं है, तो ऐसा करेंगे तो आपको वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा एंड इट विल नॉट हेल्प यू। फंगल इन्फेक्शन हैज एन एवरेज एडहेरेंस रेट 78% अमंग पेशेंट्स रिसीविंग, मतलब इसमें 40 से 70% ही लोग हैं जो एडहेरेंस रेट को फॉलो करते हैं ऑन एन एवरेज, बट बहुत से लोग हैं जो एक चीज करेंगे एक नहीं करेंगे। तो हमें सभी चीजें साथ में करनी है तो ही ये पूरी तरीके से हमारे शरीर से हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। और adherence can vary from 0 to more than 100% for patients who take medication which are prescribed। तो वही मैंने बताया कि adherence जो है, जो आपको बताया है, जैसे कि टाइम बताते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इस समय लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है, तो उस चीज का कुछ इंपॉर्टेंस होता है। अगर क्रीम लगाने के लिए बोल रहे हैं तो मान लीजिए अगर शाम को बता रहे हैं तो शाम को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोस्टली जो इसमें हिस्ट्री में आता है, अगर ऑफिस गोइंग है, आप 8 बजे जा रहे हैं, 5 बजे आ रहे हैं, तो डॉक्टर आपको उसी हिसाब से दवाई एडवाइस करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि आप बीच में से लगा लीजिए या ऐसा कर लीजिए। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, उसकी वजह से एडहेरेंस जरूरी है। स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्रूविंग एडहेरेंस टू अ मेडिकेशन रेजिम। आइडेंटिफाई पुअर एडहेरेंस, मतलब कि आपने अगर मेडिसिन लिख के दी है तो वो कैसी लेनी है आपको बताना है, इस दिन लेनी है, क्या करना है, कौन से दिन लेनी है। बहुत सी दवाई है जो हफ्ते में 1 दिन होती है, कोई हफ्ते में 6 दिन के लिए होती है, तो डॉक्टर आपको बताएंगे। तो अगर पेशेंट ये नहीं ले रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम जब पेशेंट आके बोलते हैं कि हमें आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि पेशेंट सही में दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आस्क अबाउट बैरियर्स टू एडहेरेंस, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं ले रहे, किस चीज से तकलीफ है, कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर आपको चेंज करके देगा। प्रोवाइड सिंपल क्लियर इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, नहीं पेशेंट को समझ में आ रहा है तो हिंदी में लिखना चाहिए, हिंदी में बताना चाहिए, मराठी में समझ में आता है तो मराठी में। मैं अपनी प्रैक्टिस में पेशेंट को, फंगल पेशेंट्स को नॉर्मली दवाई लेके बुलाती हूँ अपने पास, और नीचे फार्मेसी वाला भी जो है उसको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि जो दवाई है वो प्रॉपर समझा के ही देगा। इसके बाद भी अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा रहेगा ये सुबह 10 बजे, शाम को 7 बजे, सुबह शाम क्रीम, रात को पाउडर। तो अगर हम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे तो पेशेंट का जो एडहेरेंस है, मतलब दवाई लेने का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाएगा और पेशेंट उसको लेगा और पेशेंट को आराम मिलेगा। एम्फसाइज ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिमेन, मतलब वही कि आप अगर बताएंगे कि कैसे दवाई लेनी है, क्या करना है, तो पेशेंट बराबर करें। और उनके घर के फैमिली मेंबर्स को भी हमें एजुकेट करना है कि इनको ये लेना है, ये करना है, ये सब हाइजीन मेंटेन करना है। सिर्फ पेशेंट को नहीं, फैमिली मेंबर को भी बताना है। तो मेरा क्लिनिक लोकमत स्क्वायर में है इस नाम से, और थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी। फंगल इन्फेक्शन के बारे में कुछ बातें हमने, जो हमें पता नहीं थी, हमने बहुत सी बातें जानी। मैं आपसे थोड़े से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, क्या इसमें हमारा आहार, फूड भी इसमें फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। फूड हमें क्या खाना, जो जंक फूड आज हम खा रहे हैं, इससे भी कुछ हमें इससे इफेक्ट होता है क्या? नहीं, खाने पीने से इसका कोई भी संबंध नहीं है। आप जो नॉर्मल रूटीन खाना खाते हैं वो सब खा सकते हैं, बट पसीना जो बॉडी में अपना एब्जॉर्ब हो जाता है बेसिकली, जैसे कि हम ब्रेड भी उमस में रहती है तो ब्रेड को फंगस चढ़ जाता है, वैसे ही हमारा शरीर है, अगर बहुत ज्यादा पसीना शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ता है। तो हाइजीन मेंटेन करना है, खाने पीने से इसका कोई रिलेशन नहीं। जी, एक बात आपने जैसे बताई अभी, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेडिटेशन, योगा हम बताते हैं, तो क्या इससे भी हमें, इसमें मेडिटेशन और योगा से भी फायदा हो सकता है क्या? मेडिटेशन योगा से हमें हर चीज में फायदा होगा। अगर पेशेंट को मान लीजिए सिर्फ फंगल इन्फेक्शन ही नहीं, बट जैसे नॉर्मली फंगल इन्फेक्शन जो है, आप शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट के पेशेंट्स में रहता ही है नॉर्मली एक पर्टिकुलर एज के बाद, तो मेडिटेशन योगा तो हर बीमारी में काम करेगा। आजकल बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि
जो भी वर्किंग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस है, वो लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि मेडिटेशन योगा करना ही चाहिए, अपने खुद को थोड़ा समय देना चाहिए, तभी सारी चीजें, थोड़ा स्ट्रेस लेवल उससे कम हो जाता है हमारा। जी। राजेश जी पुगलिया ने अपने आप को अनम्यूट किया। राजेश जी। हाँ, जैसे कि ईसा जी, ये जो प्रॉब्लम होती है ना, जो रात दिन देखने में आती है, वो अंडरगारमेंट्स के जो इलास्टिक होते हैं जी, वो जो इलास्टिक जहाँ बॉडी को टच होता है ना, वहां पे करीब करीब ये सभी लोगों को, और कहीं भी ह्यूमिड मौसम में तो होता ही है, बट उसको प्रिकॉशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मजबूरी है अभी। नहीं वो सब आपको, वो तो चीजें अनअवॉइडेबल है, लेकिन उसमें कैसा है कि जैसे आपको, जैसे इस मौसम में ड्राई रखना है बॉडी को, पाउडर का यूज करते हैं हम नॉर्मली, तो उससे क्या होता है कि वो जगह पे फ्रिक्शन भी होता है ना, पसीना भी होता है, फ्रिक्शन भी होता है, तो पाउडर से वो चीज कम हो जाती है। तो अगर नॉर्मल टेल्कम पाउडर से हो जाता है या और नहीं कोई नहीं, नॉर्मली एंटी फंगल पाउडर ही देते हैं हम लोग, तो वो होता है। और कॉटन ही प्रेफर करना है, मतलब अंडरगारमेंट्स में भी एक होता है कि सिर्फ इलास्टिक होता है, या फिर इलास्टिक पे कॉटन कवर्ड होता है, तो वो प्रेफर करना है। और जीन्स अवॉइड करना है, मतलब जीन्स जो है ना वो बहुत मोटा कपड़ा होता है जीन्स का, मोस्टली ट्राउजर पहनने हैं, या फिर फीमेल्स है तो जैसे सलवार हो गए या प्लाजो हो गए, जो लेगिंग वगैरह होते हैं ये बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स होते हैं, तो कॉटन लिनन ही पहनना है मोस्टली। और अगर पसीना ज्यादा आता है तो 2 बार नहाइए, काम से आने के बाद भी रात में नहाइए और पाउडर लगाइए। हाँ सर, मैं रानी जायसवाल बोल रही हूँ। जी बोलिए रानी जी। जी, मैडम मेरे को ना एसएलई है, तो उसमें यानी अर्थराइटिस के बाद का स्टेप है, तो उसमें मेरे को मुंह में हो जाता है फंगस, तो जोकोन देते हैं डॉक्टर, तो और क्या कर सकते हैं उसमें अपन? उसमें लेकिन आपको मुंह में कितना है, एक्सटेंसिव है, क्या है, मतलब उसके हिसाब से भी रहता बहुत है। ज्यादा हो जाता है मैडम, तो स्टेरॉइड भी देना पड़ता है, और मेरे को स्टेरॉइड साल भर चलता ही है एसएलई की वजह से, हाँ, डोज कम ज्यादा होते रहता है। उसमें गार्गल कर सकते हैं हम, गार्गल्स आते जी हैं तो वो भी कर सकते हैं। और बाकी एक बार आपको, मतलब जो मुंह के अंदर का जो है ना, वो एक बार, मतलब आप यहाँ के हो तो आप प्रॉपर, नागपुर से। हाँ, तो कान गले वाले डॉक्टर से भी आप उसको दिखा सकते हो, मतलब किससे? ईएनटी जो ओरल कैविटी में देखते हैं ना, जैसे जी 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 जी, जी क्योंकि जी आपको एसएलई है आप बता रहे हैं ना, तो जी उसमें थोड़ा स्टेरॉइड तो चलेगा ही, आपको कम ज्यादा चलेगा, तो वो स्टेरॉइड की वजह से ही कई बार एग्रेवेट हो जाता है, तो उसमें जी जी गार्गल भी देते हैं, जोकॉन भी देते हैं, बट जी वही बीच में कम करो, बीच में बढ़ाओ, ऐसे करके बैलेंस करते रहना पड़ता है। जी जी, थैंक यू मैडम। मैडम एक और क्वेश्चन था, सूरियासिस हुआ है जैसे बच्चे को, जी तो 8 साल हो गया, जी तो होम्योपैथिक ही ले रहे थे हमने, एलोपैथिक कभी लगाया भी नहीं जी और खाए भी नहीं पेट में, जी, उसके लिए अपन क्या कर कर सकते सकते हैं हैं, कर सकते हैं। आपके थेरेपी में? हाँ हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए भी अभी बहुत एडवांस, कितने साल का है बच्चा? वो तो 25 साल का हो गया। बड़े है ना, हाँ, हाँ तो उसमें भी अभी बहुत सारी दवाइयां आ गई है जो कि जी जिसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देखो सोरियासिस ऐसी चीज है जो कम ज्यादा होती है ना, जी मतलब तो एकदम जड़ से तो सोरियासिस नहीं जाएगा, लेकिन जैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अभी ठंड के मौसम में बढ़ जाता है, तो उस जी समय जी हम कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं। अभी बहुत सारी मेडिसिन आ गई है जिसका साइड इफेक्ट नहीं रहता है और इफेक्ट जी भी रहता है, जी जी, थैंक यू भी मैडम, कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा एक ही कहना रहेगा कि अगर फंगल इन्फेक्शन है या कोई भी स्किन की बीमारी है, तो आप स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ना कि जनरल डॉक्टर के पास, क्योंकि जो चीज स्पेशलिस्ट बताएगा वो जनरल फिजिशियन नहीं बता पाएगा, मतलब तो मेरा बस यही है कि आजकल हर चीज के स्पेशलिस्ट हो गए, तो सेल्फ मेडिकेशन जो है ये अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हमारे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मेडिकेशन की वजह से बढ़ जाते हैं, बरोबर। वो चीज हमें अवॉइड करना जरूरी है। खास करके रेनी सीजन जो है, अभी रेनी जी सीजन में है, ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जी और अभी क्या होता है कि धूप नहीं होने की वजह से कपड़े की ड्राई होते नहीं है,
जी तो थोड़े बहुत जैसे गिल्ले होते हैं कपड़े उसको भी हम यूज कर लेते हैं, उससे भी हाँ। हमें बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है। बराबर। तो बिल्कुल। बेसिकली हाइजीन ही मेंटेन करना जरूरी है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद ईशा जी आपका, आपने इतना शानदार हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका एमपी के फिटनेस क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारा जो आज का क्रम जो चर्चा सत्र चला, बहुत सी बातें हमने जानी, और जो भाई बहन हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो हमारा आज के प्रोग्राम का वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा शाम तक या कल सुबह तक। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि फंगल इन्फेक्शन से हमें कैसे बचाव हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा भाई बहन को इससे लाभ मिले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।